हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जब भी हम माइक्रोब्स सुनते हैं तो दिमाग में सीधा जर्म्स और बीमारियों का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं। आज हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सारे माइक्रोब्स हमारे दुश्मन हैं? देखिए, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हाथ धो लो, जर्म्स लग जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमें इस कॉमन गलतफहमी को आगे चैलेंज करना है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। असलियत यह है कि इनमें से ज़्यादातर माइक्रोब्स हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। इस पूरे चैप्टर में हम उनके फ़ायदे देखेंगे कि कैसे वो हमारे खाने से लेकर हमें ठीक करने वाली दवाइयों तक में काम आते हैं। तो चलिए इन छोटे छोटे अनजान दोस्तों से मिलते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम माइक्रोब्स के पॉजिटिव साइड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम माइक्रोब्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो क्या हैं और कहाँ मिलते हैं। फिर सेक्शन 2 में हम देखेंगे उनका रोल हमारे किचन में। उसके बाद सेक्शन 3 में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पर उनके इस्तेमाल की। सेक्शन 4 में हम पेनिसिलिन की कमाल की कहानी सुनेंगे। और आखिर में सेक्शन 5 में हम एंटीबायोटिक्स की पावर को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन 5 सेक्शंस में चैप्टर को कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जब हम अर्थ पर लाइफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पेड़ पौधे और जानवर आते हैं, लेकिन असल में माइक्रोब्स ही इस धरती के बायोलॉजिकल सिस्टम्स के मेन कंपोनेंट्स हैं। उनके बिना लाइफ जैसी हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये मिलते कहाँ हैं? इसका सिंपल सा जवाब है हर जगह। सॉइल में, पानी में, हवा में और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर और ऊपर भी। पर सबसे हैरान करने वाली बात उनकी सहन शक्ति है। वो ऐसी ऐसी जगहों पर आराम से रहते हैं जहाँ कोई और लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि थर्मल वेंट्स या गीजर्स में जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, या बर्फ की गहरी लेयर्स के नीचे, और यहाँ तक कि हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स में भी। कमाल है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स सर्वव्यापी हैं, यानी ऑमनी प्रेजेंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। माइक्रोब्स में बहुत डाइवर्सिटी होती है और ये हम उनके अलग अलग शेप्स को देखकर ही समझ सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहले इमेज में आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहे हैं और दूसरी में स्फेरिकल यानी गोल शेप के। लेकिन जो तीसरी इमेज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक बैक्टीरिया दिख रहा है जिसके एक पूंछ जैसी चीज़ है। इसे कहते हैं फ्लैजेलम और ये एक छोटे से मोटर की तरह काम करता है जिससे बैक्टीरिया मूव कर पाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स और स्ट्रक्चर्स के होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हाँ, माइक्रोब्स की दुनिया में वायरसेस भी आते हैं। यहाँ हम 2 अलग तरह के वायरस देख रहे हैं। लेफ्ट में है बैक्टीरियोफेज, देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी के लूनर लैंडर जैसा लग रहा है ना? इसका काम है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना। और राइट में है एडिनोवायरस, जो अक्सर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे सर्दी जुकाम का कारण बनता है। इससे पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल वैरायटी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वायरसेस भी माइक्रोब्स का एक डाइवर्स ग्रुप है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अगर माइक्रोब्स इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं, तो साइंटिस्ट्स उन्हें स्टडी कैसे करते हैं? वो एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक यूज करते हैं। वो माइक्रोब्स को एक पेट्री डिश में रखते हैं जिसमें एक न्यूट्रिएंट रिच जेल होता है। इससे माइक्रोब्स को खाना मिलता है और वो मल्टीप्लाई करके लाखों करोड़ों में बढ़ जाते हैं और तब वो एक विजिबल क्लस्टर बना लेते हैं। इन क्लस्टर्स को कॉलोनीज कहते हैं और इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो करके विजिबल कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं, जिससे उनकी स्टडी आसान हो जाती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा अपने घर के पास लाते हैं। माइक्रोब सिर्फ दूर दराज की गीजर्स या साइंस लैब्स में नहीं है, वो हमारे किचन में भी है और हमारे कई पसंदीदा खाने बनाने में रोज़ हमारी मदद करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब माइक्रोब्स का हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्ट्स में रोल देखेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध से दही बनाना। हम क्या करते हैं? गुनगुने दूध में थोड़ा सा स्टार्टर डालते हैं, जिसे हम जामान या इनोकुलम भी कहते हैं। उस स्टार्टर में लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
यानी LAB होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। एक सूटेबल टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, वो एसिड बनाते हैं, जिससे दूध के प्रोटीन्स जम जाते हैं, यानी कोएगुलेट हो जाते हैं। इस तरह दूध दही में बदल जाता है। और एक बोनस पॉइंट, इस प्रोसेस से दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि दही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक्टिविटी से बनता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। कभी सोचा है कि ब्रेड का डो फूलकर इतना सॉफ्ट और पफी क्यों हो जाता है? या इडली डोसा का बैटर? ये भी माइक्रोब्स का ही कमाल है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें बेकर यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसीस सर्वेसिए, डो में मौजूद शुगर को कंज्यूम करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये गैस के छोटे छोटे बबल्स डो में फंस जाते हैं, जिससे वो फूल जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में CO2 गैस के प्रोडक्शन से ही डो में पफीनेस आती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यही प्रिंसिपल चीज बनाने में भी काम आता है, जहां अलग अलग माइक्रोब्स से बिल्कुल अलग अलग तरह के चीज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विस चीज में जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ रोकफोर्ट चीज का जो एक अलग सा शार्प सा फ्लेवर होता है, वो एक खास फंगस के साथ उसे पकाने से यानी राइपन करने से आता है। मतलब जैसा माइक्रोब वैसा चीज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चीज की वैरायटी, टेक्सचर और फ्लेवर उसमें यूज होने वाले स्पेसिफिक माइक्रोब्स पर डिपेंड करती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए किचन से निकलकर अब चीज़ों को बड़े स्केल पर देखते हैं। जो माइक्रोबियल प्रोसेसेस हमारे घर में काम आते हैं, उन्हें ही मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें जिन पर हम रोज़ डिपेंड करते हैं। तो स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि माइक्रोब्स का यूज़ सिर्फ घर तक सीमित नहीं, बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पर यह काम करने के लिए इन बड़े बड़े स्टील के वेसल्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। आप इन्हें एक बहुत बड़ा, साफ सुथरा और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाला कंटेनर समझ सकते हैं, जिसका एक ही मकसद है, एक खास माइक्रोब को बहुत बड़ी क्वांटिटी में ग्रो कराना। इनकी मदद से बेवरेजेस से लेकर लाइफ सेविंग मेडिसिन्स तक सब कुछ बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फर्मेंटर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। माइक्रोब्स का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल यूज है फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाना। ब्रूअर्स यीस्ट, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, अनाज और फलों के जूस को फर्मेंट करके एथेनॉल यानी अल्कोहल बनाता है। अब अलग अलग ड्रिंक्स में फर्क अगले स्टेप से आता है। वाइन और बियर जैसे बेवरेजेस बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं, लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम जैसे स्पिरिट्स के लिए फर्मेंटेड लिक्विड को डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फर्मेंटेड बेवरेजेस डिस्टिलेशन के आधार पर दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम आते हैं 20वीं सेंचुरी की शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक पर, जिसने मॉडर्न मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है पेनिसिलिन की, एक ऐसी खोज जो बिल्कुल इत्तेफाक से हुई थी, अ चांस डिस्कवरी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एंटीबायोटिक्स की शुरुआत यानी पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये एंटीबायोटिक आखिर होता क्या है? अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट यानी खिलाफ, और बायो का मतलब है लाइफ, तो इसका मतलब हुआ अगेंस्ट लाइफ। लेकिन ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, ये उन हार्मफुल माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट है जो बीमारी फैलाते हैं। एसेंशियली एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक माइक्रोब बनाता है और वो दूसरे माइक्रोब्स को मार सकता है या उनकी ग्रोथ रोक सकता है। ये एक तरह की माइक्रोबियल जंग है जिसका फायदा हम उठा रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही बनाए जाते हैं ताकि दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को कंट्रोल किया जा सके। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इसकी खोज एक पूरा एक्सीडेंट था। 1928 में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी से वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी एक बैक्टीरियल कल्चर प्लेट पर, जिसे वो साफ करना भूल गए थे, एक मोल्ड यानी फफूंद उग गई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मोल्ड के आसपास स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि ये मोल्ड कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया के लिए जहरीला है। वो मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम और वह सब्सटेंस था पेनिसिलिन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पेनिसिलिन की खोज एक अनुमानित घटना थी।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। फ्लेमिंग ने तो इसकी खोज कर ली, लेकिन इसका असली पोटेंशियल कई सालों बाद दो और साइंटिस्ट्स अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने दुनिया के सामने रखा। इसका असर बहुत बड़ा था, खासकर वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जहां इसका मास प्रोडक्शन करके जख्मी सिपाहियों का इलाज किया गया और लाखों जानें बचाई गईं। इस कमाल की उपलब्धि के लिए 1945 में तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी से लेकर उसके वाइड स्प्रेड यूज तक इन 3 साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पेनिसिलिन तो सिर्फ शुरुआत थी। उसकी खोज ने एक दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद कई और एंटीबायोटिक्स डेवलप किए गए और इन सब ने मिलकर मॉडर्न मेडिसिन का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब एंटीबायोटिक्स के इम्पैक्ट को समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एंटीबायोटिक्स की वजह से आज हम ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी थी। जानलेवा बीमारियां जैसे प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थीरिया यानी गलघोटू और लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग, ये सब पहले मौत का फरमान मानी जाती थी, लेकिन अब इन पावरफुल दवाइयों से इनका इलाज संभव है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंटीबायोटिक्स ने कई घातक बीमारियों को ट्रीटेबल बना दिया है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और इससे एक सवाल उठता है, क्या आज के ज़माने में हम एंटीबायोटिक्स के बिना एक दुनिया इमेजिन भी कर सकते हैं? सोच के देखिए, एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था और बड़ी बड़ी सर्जरीज तो नामुमकिन हो जाती। हमारा पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम इन माइक्रोबियल डिस्कवरीज की नींव पर ही खड़ा है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी-कभी दुनिया की सबसे छोटी चीज़ें ही सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंटीबायोटिक्स के बिना मॉडर्न मेडिसिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।